आईकेप की एक बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और बेसिकली हमें करना क्या है कि हमारे पास जो है वो ये 13 चैप्टर्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट 13 चैप्टर्स जो हमने कवर करने हैं, ठीक है ना, अगर पेपर पास करना है तो। पेपर किस तरीके का आता है, पीआरसी में पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आ रहा होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आता है, 50 मार्क्स 50 एमसीक्यूज़ आते हैं, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ होते हैं, ट्रू फॉल्स बहुत थोड़े से ही होते हैं, 2-3, ठीक है ना। और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि अभी तक शायद हमारी आज 5th क्लास है ना, तो हम आप लोगों ने 4 क्लासेस मिस करी हैं। तो जो हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है उसका इंट्रोडक्शन देखना कि वो सब्जेक्ट है क्या, क्या ऑब्जेक्टिव है उस सब्जेक्ट का, क्या मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो हमने फ़र्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करा था, लेकिन हमने अपना फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है, हाफ चैप्टर रखा है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा तरीक़ेकार कुछ इस तरीके का है कि मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में लेकर चलूँ। अच्छा, अब ये जो बुक आपको आईकेप ने दी, ऑब्वियसली आपने इसको फॉलो करना है, और मैंने इन लोगों को ये बात पहले ही बता दी थी कि अब आईकेप क्या करने लग गया है कि सम टाइम जो है वो बुक की कोई एक लाइन उठा के भी दे देता है पेपर में ना, तो बुक को रीड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बुक को साइड में कर देते हैं, ठीक है, वो इस वजह से साइड में कर देते हैं कि मैंने हर चैप्टर के जो हैं वो क्या बनाए हुए हैं, पीपीटी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, एक तरीके से समराइज़ करके, ऑब्वियसली क्लास में पढ़ाने के लिए ईजी होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जस्ट पीपीटी स्लाइड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी जो है वो एक समरी होती है, तो उनको लगता है कि यार बस इसी को ही देख लेते हैं। पर मैं रिकमेंड करती हूँ कि भाई आपने जो है वो बुक को कंप्लीट रीड करना है, और वो साथ साथ रीड करना है, आखिर में अगर आप छोड़ेंगे तो आप पूरी बुक नहीं रीड कर सकते, ठीक है जी। तो ये इस तरीके के मैंने जो हैं वो मैं आपको पीपीटी स्लाइड्स प्रोवाइड करूँगी, सही है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत जो है वो टू द पॉइंट बातें हुई हुई हैं, ठीक है ना। और ये जो है वो हम क्लास में इन स्लाइड्स को लेकर चलेंगे, सही है। फिर जो डेली बेसिस पर जो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपने घर जाके बुक को रीड करना है। मैं आपको जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगी, मैंने अपना क्वेश्चन बैंक तैयार किया हुआ है। तो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ मैंने इन लोगों से शेयर भी करे थे, इन लोगों को मैंने एज असाइनमेंट भी दिया था कि आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ करने हैं, जो नहीं समझ में आए फिर वो आपने क्लास में आकर मुझसे भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो वो हम फिर क्लास में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है वो आपको मैं चैप्टर 1 के जो एमसीक्यूज़ हैं ये प्रोवाइड करूँगी। आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन अबव 100 एमसीक्यूज़ हैं, और एंड में हर डॉक्यूमेंट के जो है वो आंसर की मेंशन है, लेकिन आपने पहले सॉल्व करना है, देन आपने चेक करना है कि आपने करेक्ट करा है या नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा तरीक़ेकार रहेगा। हर चैप्टर के एंड में हम एक क्विज़ कंडक्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 तो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैंने अभी चैप्टर 1 का क्विज़ अनाउंस नहीं किया। वैसे भी ये है कि अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी चैप्टर 2 जब हमारा एंड होगा तो फिर हम इंशाल्लाह एक क्विज़ कंडक्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे मैंने ग्रुप में तो शेयर कर दी हैं, मुझे एडमिन ने एक ड्राइव भी फ़ोल्डर भी शेयर कर दिया, ताकि जो लेट भी ज्वाइन करें उनको एक ही जगह पे सारे चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को ड्राइव पर अपलोड करके वो फ़ोल्डर जो है उसका लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों से, तो उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने शायद आप लोगों को याद हो कि ओरिएंटेशन के दिन एक और बात डिस्कस करी थी कि पेपर से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को एक जो है वो एक चाहिए होती है हेल्प कि भाई कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएं या कुछ ऐसा पता चल जाए, तो वो जो है उसकी प्रिपरेशन भी मैंने जो है वो पहले से करके रखी हुई। आई थिंक मैंने आप लोगों से बुक भी आप शेयर की थी कि एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की फ़ाइल मैंने आप लोगों से शेयर करी हुई है कि जो वो एमसीक्यूज़ जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी मैं आप ज़ाहिर है शेयर नहीं करती, वो पेपर से 1 मंथ बिफोर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी शेयर करने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप लोग सारे एमसीक्यू सॉल्व करें ताकि माइंड आपका ओपन हो,
कि किसी भी टॉपिक से कोई किसी भी तरह का एमसीक्यूज़ आ जाए, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, आपने इतने एमसीक्यू सॉल्व करे हुए हो, बट ये कि एंड में हम जो है वो उसका भी एक वो रखेंगे और उसकी भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली जो हमें जिन्होंने न्यू ज्वाइन करा है उनको मैं ये बात बता दूं कि कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है, चैप्टर 2। तो आप लोगों ने चैप्टर 1 के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो मिस कर दिए हैं, और चैप्टर 2 की कुछ स्लाइड्स आपकी मिस हुई हैं जो आज मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी ताकि आप लोग एटलीस्ट चैप्टर 2 में मेरे साथ हो जाएं, ठीक है ना। मास को शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लेकिन मास मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 2x स्पीड पर ही देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मत करिएगा कि बस वो डेफिनीशंस ही तो हैं और तो वो तो हो ही जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मैं बोलती हूँ कि जो मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने किसी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है, उनको पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहता है। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हुए जो है ना वो अक्सर मिस्टेक्स कर जाता है कि यार मुझे तो आता ही है, सही है। तो ये वाला काम नहीं करना, आपने लेक्चर कोई मिस नहीं करना। अच्छा जी, तो हमने कल की क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था, इन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा डिस्कशन समझ में आ जाएगी। हमने स्टार्ट किया था डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। बेसिकली इकोनॉमिक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात कर रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल से हमारा क्या मतलब है, यानी हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 4 मेन इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। कौन कौन से इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेडर्स, जिसमें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स आ जाते हैं। ये 4 वो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्टली एक्सप्लेन करूं, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही होती है और हर इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है, और वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का क्या मतलब है, स्कार्सिटी का मतलब है लिमिटेड, किसी चीज़ का लिमिटेड होना, ठीक है ना। तो हम सब ना अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज की। जब हमारे पेरेंट्स अब मंथली बजट बनाते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो बच्चों की ख्वाहिशात हैं और जो ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, बहुत सारी हैं। तो उस लिमिटेड इनकम को कैसे उनमें एलोकेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें, ठीक है ना। तो ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग है ना। इसी तरीके से एक फर्म भी यही डिसीजन मेकिंग करती है कि यार लिमिटेड फंड्स हैं, अब इनको कहाँ लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी यही डिसीजन मेकिंग ले रही होती है कि भाई लिमिटेड फंड्स हैं, इसको किस सेक्टर पे कितना लगाएं कि उससे पूरी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो हर इकोनॉमिक एजेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग ले रहा होता है। इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाती है, यही डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इकोनॉमिक्स कैसे आपको ये डिसीजन मेकिंग सिखाती है, इकोनॉमिक्स इस तरीके से आपको ये डिसीजन मेकिंग सिखाती है कि वो आपको आपकी सराउंडिंग्स बता रही होती है। हम जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं हमें उसके बारे में नहीं पता होता कि ये इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही होती है, ठीक है ना। तो जब आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, जब आप चीज़ों से अवेयर होते हैं तो आप बेहतर फैसला करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स आपको जो है ये इस चीज़ की नॉलेज देती है अबाउट इकोनॉमी, ठीक है ना, अबाउट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट कैसा हो रहा होता है, आपकी ज़िंदगी पे कैसा आता है, एक प्रोफेशनल जो एक बिजनेस है सेक्टर है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा होता है, पहले से जो थ्रेट आपको नज़र आ रहे होते हैं उनके बारे में इकोनॉमिक्स आपको पहले से आगाह कर रही होती है कि यार ये थ्रेट आ रहा है, अब आपको अपने डिसीजन इस लिहाज से लेना चाहिए ताकि आप, अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं, अगर आप किसी नुकसान से बचना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपको इन चीज़ों की आगाही देती है जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। तो बेसिकली जो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग पावर देती है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हम इकोनॉमिक्स को टू मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, एक फर्म का बिहेवियर क्या है, कैसे वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। जबकि मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी पे बात करते हैं, हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि आपने इशूज़ जो अगर बहुत जनरल इशूज़ हैं, महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ठीक है, एक नेशनल आउटपुट कितना है इकोनॉमी का, ये सब वो सारे इश्यूज़ हैं जो किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है,
ये पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इनको हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो तरीक़ेकार ये कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो तो बेसिक पे था, जो आप लोगों ने मिस करा। हम जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो है वो आपके बेस कर रहे हैं, और रिमेनिंग जितने चैप्टर्स हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है, और चैप्टर किस पे बेस कर रहा है, डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक मेन कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करते हैं वो ये है कि किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। मार्केट में आपको दिख रहा होता है फलां चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, फलां चीज़ 200 की मिल रही है, फलां चीज़ 1000 की मिल रही है। ये प्राइस कैसे डिटरमिन हो रही है, कौन डिटरमिन कर रहा है इन चीज़ों की प्राइसेस। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जाहिर है कि ये प्राइस डिटर्मिन कहाँ हो रही होती है, मार्केट में हो रही होती है, तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट के अंदर 2 मेन फोर्सेस हैं जिनको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। कौन कौन सी, डिमांड एंड सप्लाई। दीज आर 2 मार्केट फोर्सेस। डिमांड किसकी तरफ से हो रही होती है, बायर्स की तरफ से ऑब्वियसली। सप्लाई किसकी तरफ से हो रही होती है, प्रोड्यूसर, सप्लायर्स की तरफ से। तो सबसे पहले हम बायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिमांड किसे कहते हैं, बायर्स किन फैक्टर्स की वजह से बायर्स की डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, इम्पैक्ट आता है उस पर, ठीक है ना। हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि ग्राफ्स के थ्रू कैसे थ्योरी को डिस्कस किया जाता है। तो ये सारी बातें तो हमने कल की क्लास में इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुई थी हमारी। आज मैं कोशिश करूँगी ज़रा उसको क्विकली रिवाइज करके हम आगे बढ़े। आप लोगों को एक टास्क भी मैंने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट किसे कहते हैं, ये मैं आपको एक जनरल इसकी डेफिनेशन देकर आगे बढ़ जाऊँ। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं और उनके दरमियान एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज किस चीज़ की होती है, वो गुड्स की भी हो सकती है, वो सर्विस की भी हो सकती है, वो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की भी हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मतलब समझ में आता है शेयर्स, बॉन्ड्स। स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा होता है, शेयर्स और बॉन्ड्स की बाइंग सेलिंग हो रही होती है, वो भी एक मार्केट है, लेकिन उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जब आप आलू, प्याज, टमाटर ये इस तरह की कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ये गुड्स मार्केट है, ठीक है ना। एक मार्केट होती है जिसको आप कहते हैं फैक्टर मार्केट, जिसमें सर्विसेज की जो वो हो रही होती है, यानी लेबर, ठीक है ना। जब मैं एक इंस्टीट्यूट में आई तो यहाँ के जो ये इंस्टीट्यूट जो है ये मेरी सर्विसेज डिमांड कर रहा है और मैं अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, तो ये भी एक मार्केट है जिसको आप लेबर मार्केट कहते हैं, ठीक है ना। लेबर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, लेकिन हम अपने कोर्स में किस मार्केट को पढ़ेंगे ज़्यादा, गुड्स मार्केट को, ठीक है ना। बाकी मार्केट्स का शायद थोड़ा बहुत टच आ जाए, बस उसकी डिटेल नहीं होगी। अच्छा जी, अब क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप लोग समझाएं कि व्हाट इज़ डिमांड। तो यार मैं बहुत बुरी हूँ नाम याद करने में। जैन डिमांड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और थोड़ा लाउड एक्सप्लेन करिएगा ताकि जिनको सुनाना चाह रहे हैं उनको आवाज़ आ जाए। सही है। अच्छा, आप जैन अगर मैं बीच में से विलिंगनेस टू पे हटा दूँ, ठीक है, क्यों? सही। अच्छा एक सेकंड, मैंने विलिंगनेस टू पे हटाई है, डिज़ायर भी है और एबिलिटी भी है मेरे पास पैसे भी हैं, डिज़ायर भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन विलिंगनेस टू पे का मतलब ये कि फ़ौरन से उस चीज़ को पे करने के लिए, ख़रीदने के लिए तैयार होना। एक होता है ना, सम टाइम आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि यार ये ख़रीदना है, पैसे भी होते हैं आपके पास, लेकिन कहते हैं यार अगले महीने ले लूँगा, ठीक है ना, अगले महीने ले लूँगा, यानी वो फ़ौरन से उसको ख़रीदने की विलिंगनेस नहीं है, तो वो डिमांड नहीं बन पाई, ठीक है। फिर किसी चीज़ की डिज़ायर होना लेकिन एबिलिटी नहीं होना, ये भी सिर्फ डिज़ायर ही रह जाएगी। ख्वाहिश तो है यार मुझे फ़लाँ चीज़ मेरे पास हो, आईफोन फ़लाँ मेरे पास हो, लेकिन पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो आप उसके बायर तो नहीं कहलाए, डिमांड तो नहीं बनी है आपकी। तो डिमांड में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डिज़ायर, उस चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत या ख्वाहिश होना। नंबर 2 विलिंगनेस टू पे, फ़ौरन से उस चीज़ को बाय करने की विलिंगनेस, ठीक है, रेडीनेस।
परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे, यानी जेब में पैसे भी होना, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर डिमांड बनती हैं। अच्छा, फिर हमने एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ा था, वो इब्राहिम हमें बताएंगे बिटवीन डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। दो तरह की डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड किसे कहते हैं, डिराइव, ये इब्राहिम ने कल भी हमें समझाया था। तो इब्राहिम आज आप एग्जाम्पल से बताइएगा। अच्छा, ये डिराइव डिमांड कौन कर रहा होता है? हाँ, इसको, हाँ, इसको थोड़ा सा किसी एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर दो। कोई मुझे बेहतर एक्सप्लेन कर देगा? और कपड़े बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको लेबर चाहिए, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें चाहिए। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले तो डिराइव की टर्म समझो। डिराइव का मतलब समझ में आता है ना, कि किसी चीज़ से निकली हुई। तो बेसिकली ये जो डिराइव डिमांड है ना, ये किसी और डिमांड के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, ठीक है ना। ये इसका लिंक किसी दूसरी डिमांड से। अब इसका लिंक किस डिमांड से, हमारी डिमांड से। जब हम कंज्यूमर मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं, हमने गाड़ियों की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है ना। अब जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर, उनको पता चलता है कि यार गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, तो वो क्या करेंगे, हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ बनाएंगे। और ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने के लिए उनको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, उनको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, उनको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, उनको स्टील, आयरन, रबर, ऑयल, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल बेसिकली, ठीक है ना। तो जब हमने गाड़ियों की डिमांड बढ़ाई, तो उसकी वजह से लेबर, लैंड, कैपिटल, इन सब की डिमांड भी क्या हो गई। तो इसकी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है। तो ये जो डिमांड है ना, ये जो मैंने आपको सामने टर्म यूज़ करी, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इसको जैन क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये टर्म एक हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको इनपुट चाहिए होता है ना, इनपुट होगा तो आउटपुट बनेगा। इकोनॉमिक्स में इनपुट रिसोर्सेज को हम क्या नाम देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स कहती है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो गुड हो या सर्विस, उसको बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, जैसे हमने एसटीटी की मिसाल ली, हमने बोला एसटीटी एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, कोई चीज़ तो नहीं बना रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके लिए भी उसको किन 4 चीज़ों की ज़रूरत थी, लैंड, एक जगह, ठीक है, लेबर, ठीक है, जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, हर किस्म का स्टाफ आ जाता है, ठीक है ना। कैपिटल, कैपिटल क्या है, ये सबसे ज़्यादा खामोश होता है, ठीक है ना। एक दफ़ा मुझे नाम याद होने दो यार, मैं भूल जाती हूँ मैं। हाँ भाई, कैपिटल बताओ, कैपिटल किसे कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिहाज से जनरली कैपिटल क्या होता है, हम लोग समझते हैं ना कैपिटल मनी है। अब ये आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में कैपिटल का क्या मतलब होता है जी। ऐसा नहीं करो यार, कुछ तो बोल दो। इकोनॉमिक्स में कैपिटल मनी है, तो फिर क्या है। अच्छा, कोई एग्जांपल ही दे दो। यहाँ पे कैपिटल क्या है, इस रूम में कैपिटल क्या है, कोई पर्टिकुलर मिसाल दो मुझे कि फला चीज़ कैपिटल है। ये इतना ही चुप होता है, ये इतने ही चुप रहते हैं ये। अच्छा चलें, फिर माफ़ कर देते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा तो कोई, ये चुप रहने के अलावा मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में भी नहीं आया हुआ है।
हालांकि मैंने बात बहुत दफ़ा रिपीट करी है। देखो भाई, इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स का मतलब जो जनरल हम ले रहे होते हैं ना, उससे बहुत मुख्तलिफ है। जनरली जो हम लैंग्वेज में कैपिटल की बात करते हैं ना, यार इसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो उससे मतलब हमारा पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। इकोनॉमिक्स जो है वो कहती है कि कैपिटल किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो मैन मेड हैं, इंसान की बनाई हुई हैं, और उनको यूज़ करके वो दूसरी चीज़ें बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज़, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं, इंसान की अपनी बनाई हुई है, और इंसान उनको यूज़ करके दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, पैसा क्यों कैपिटल नहीं है? इकोनॉमिस्ट के लिहाज से पैसा जो है वो डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बना सकता। अगर आपके पास 1 लाख है, आप उस 1 लाख को किसी प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आप उस 1 लाख से कोई मशीन या कोई चीज़ बाय करोगे और वो मशीन या वो इक्विपमेंट कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा। पैसा डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली तो ऑब्वियसली भाई, आप पैसा होगा तभी आप कोई मशीन वगैरह कुछ ले पाओगे ना, जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे। लेकिन वो कहते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मनी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस वजह से मनी को हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल कंसिडर नहीं करते। ये इकोनॉमिक्स का अपना व्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हुआ, मेरा ये क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो मुझे हेल्प कर रही हैं सर्विस प्रोवाइड करने में, वो सारे कैपिटल हैं। क्या फर्नीचर जहाँ भी रखा हुआ होगा वो कैपिटल कंसिडर किया जाएगा? हमने कहा नहीं, यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर हमारे घर में यही चेयर रखी हुई है तो वो हमारी अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। उस चेयर के ज़रिए हम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर रखा हुआ है, ये क्या मदद कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड करने में, एक फैसिलिटेशन है जो आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे ये फर्नीचर भी कैपिटल है। इस वक्त जो लैपटॉप में यूज़ कर रही हूँ, अगर यही लैपटॉप आप घर में यूज़ करें और आप उसमें गेम्स खेलें और अपनी इंटरटेनमेंट जो है वो करें, तो वो लैपटॉप उस वक्त कैपिटल का काम परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि मैन मेड तो हो, साथ साथ वो किस में यूज़ हो? दूसरी चीज़ों को बनाने में। लेकिन यहाँ इस वक्त इस लैपटॉप के थ्रू मैं आपको जो है वो पढ़ा रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इस वक्त ये लैपटॉप भी क्या है? कैपिटल है। तो किसी भी चीज़ या को बनाने में आपको 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। 3 तो हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल। चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो ये डिसीजन मेकिंग किसी चीज़ का स्टार्टअप कैसे होगा? ठीक है, अगर सर तारिक तो ये डिसीजन नहीं लेते तो इंस्टीट्यूट नहीं होता। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो एक वेंचर स्टार्ट कर रहा है और जो रिस्क ले रहा है, ठीक है ना, जो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है और रिस्क ले रहा है। रिस्क क्यों ले रहा है? क्योंकि एट द एंड अगर लॉस होता है तो किसने बेयर करना है? एंटरप्रेन्योर ने बेयर करना है, लेबर या कोई और बेयर नहीं करेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली डायरेक्ट डिमांड क्या है? हमने कहा जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे खाना चाहिए, मैं खाना इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे उस खाने से कुछ और बनाकर बेचना है, नहीं, मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाना ले रही हूँ, मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कपड़े ले रही हूँ, ये मेरी अपनी ज़रूरत हैं। ये क्या है? मेरी अपनी डायरेक्ट डिमांड। लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर ज़ाहिर है पहले से ज़्यादा चीज़ें बनाएगा, ठीक है ना। और जब वो पहले से ज़्यादा चीज़ें बनाने की तरफ जाएगा तो उसको क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ाएगा तो ये कौन सी डिमांड है? डिराइव डिमांड। ये किस वजह से बढ़ी है? क्योंकि मैंने डिमांड बढ़ा दी है। तो आपको कुछ फ़र्क समझ में आया? डायरेक्ट डिमांड किसकी तरफ से हो रही है? कंज्यूमर साइड से। डिराइव डिमांड किसकी तरफ से हो रही है? प्रोड्यूसर साइड से, ठीक है। हम डिमांड कर रहे हैं डायरेक्ट डिमांड कंजम्पशन करने के लिए, वो डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है जी। तो इसके भी मैंने कहा था कि MCQ आ रहा होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमने कहा था ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी मार्केट में डिमांड इफ़ेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना। इसको आप फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड भी कह सकते हैं। तो ये फैक्टर्स वो हैं जो हमारी डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। क्विकली चलूँगी। सबसे पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जाहिर है हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है? प्राइस से। कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो हम उसको कम बाय करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। कोई चीज़
सस्ती होती है तो हमें उसकी परचेज करने की हमारी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था, ज़रा कोई क्विकली कोट कर दे कि ये रिलेशन देखते हुए आपने किस बात का ख्याल रखना है और क्या नहीं सोचना। ऑल अदर फैक्टर्स मस्ट बी कांस्टेंट। जब भी इकोनॉमिक्स में आप दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि अगर ये हो जाए या अगर वो हो जाए, आपने सारे अगर मगर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर आप, अच्छा यही चीज़ है जो हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी अजम्पशंस लेती है जो अनरियलिस्टिक है। रियल वर्ल्ड में क्या सारे अगर मगर कांस्टेंट होते हैं? नहीं, सब कुछ चेंज हो रहा होता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं ना। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि अगर हम एक साथ सारे फैक्टर्स को चेंज कर देंगे तो एक प्योर रिलेशन नहीं निकल के आ पाएगा। इसलिए जब हम प्राइस का इफेक्ट अपनी डिमांड पे देख रहे होंगे तो हम बोलेंगे हमारी इनकम ने भी चेंज नहीं होना, किसी और फैक्टर ने चेंज नहीं होना, ताकि हम एक प्योर रिलेशन पता कर सकें। अच्छा जी, तो आप लोग बताइएगा ज़रा, मेडिकल के जो आप पीछे बैठे हुए, प्राइस का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, या पॉजिटिव और इनवर्स बोले आप उसको? पॉजिटिव का मतलब समझ में आता है ना कि पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, प्राइस बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस कम हुई डिमांड भी कम हो गई। क्या ऐसा होता है? जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। इन्वर्स रिलेशन है। तो हमने कहा भाई प्राइस का डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सेकंड हम आए थे इनकम पे, और मैं अभी फ़िलहाल बस यही बात करूँगी कि इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। वो जब आप चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का ना, तो वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जनरली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लग जाते हैं। जब इनकम कम होती है तो हम कम चीज़ें परचेज कर पाते हैं। तो एक डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। थर्ड फैक्टर आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपकी वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि हमने मिसाल ली ब्रेड विद बटर, मोबाइल चार्जर, ठीक है ना, कार एंड फ्यूल, सब चीज़, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही डिमांड होंगी, एक साथ ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमने इसकी एग्जांपल देखी थी और ये शायद हमने नोट डाउन भी करा हुआ था, तो उसी को ओपन कर लेते हैं। ताकि हमने मिसाल ली मिल्क और टी की। हमने बोला चाय के लिए दूध की ज़रूरत है, चाय की हम डिमांड करेंगे तो दूध भी चाहिए, दूध की डिमांड भी करेंगे। अच्छा, हम इस फैक्टर में ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से टी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हो रही लेकिन मिल्क एक्सपेंसिव हो गया, तो उससे टी के डिमांड पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। दूध के महंगे होने से क्या चाय की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा? तो हमने बोला ऑब्वियसली दोनों साथ यूज़ होती हैं, तो अगर दूध महंगा हो जाएगा तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे? दूध कम खरीदेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ज़रूरत की चीज़ है, थोड़ी बहुत उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। एक बंदा अगर दिन में पहले उसको बहुत चाय पसंद है, वो 3 टाइम्स पिया करता था, तो हो सकता है बोले यार 1 से 2 दफ़ा पीऊँगा बस, क्योंकि दूध महंगा हो गया है। तो दूध के महंगे होने से चाय नहीं महंगी हुई, चाय की अपनी प्राइस नहीं चेंज हुई, पर दूध के महंगे होने से चाय की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस के चेंज होने से भी डिमांड पे इफेक्ट आ रहा होता है। इसी तरीके से कुछ गुड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका आपस में क्या रिलेशन होता है, जिनको हम कहते हैं दे आर ऑल्टरनेट्स, सब्स्टिट्यूट्स, जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे उबर और इन ड्राइव, या इन ड्राइव और यंगो कह लें आप, ठीक है ना। या कोई भी दो ब्रांड्स आपस में क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली इसी के अंदर टी एंड कॉफ़ी की। हमने कहा भाई ये भी एक सब्स्टिट्यूट की मिसाल में लिया जाता है कि भाई आप चाय पिए या कॉफ़ी पिए, ठीक है ना। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है और कॉफ़ी एक्सपेंसिव होती है तो लोग ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे? चाय को प्रेफर करेंगे। तो जब ये सिंपल सी बात है ना, जो ऑल्टरनेट जब एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग स्विच कर जाते हैं चीपर प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है ना। एक ये रिलेशन हमने देखा। इसके बाद वाले जो फैक्टर्स थे वो आसान से थे। हमने बोला भाई हमारा जो टेस्ट है, हमारी पसंद नापसंद, ये भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। वेदर कंडीशंस, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, इसकी वजह से भी कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये भी फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने कहा एडवर्टाइजमेंट।
एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिमांड को बहुत बूस्ट करती है, ठीक है ना। पॉपुलेशन जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा भी हमने कहा और भी अदर फैक्टर्स हो सकते थे, लेकिन ये हमारी बुक में मेंशन है सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलें, अच्छा, तो बेसिकली कल हमने ये लॉ स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो आज मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लेकर चलूँगी, और फिर मैंने लोगों को इसका ग्राफ बनाने को दिया था तो वो भी मैं चेक करूँगी। बनाए? क्यों? तो बोलो बनाया था। अगर तो वाकई में सच है तो फिर ठीक है। सो ये बनाया तो था ना, अब वो घर में रह गया या कहीं भी रह गया, ट्राई करना यही इम्पोर्टेंट है। हमने ये बात करी थी कि जब भी यार देखो इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसके 3 तरीक़ेकार होते हैं उसको पढ़ने के। सबसे पहला हम क्या करते हैं कि उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमें बताती है कि भाई हम यहाँ इसमें थ्योरी में पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उसी चीज़ को, उसी रिलेशन को किस फॉर्म में देखते हैं, टेबल की फॉर्म में, शेड्यूल की फॉर्म में, यानी फिगर्स आ जाती हैं, नंबर्स आ जाते हैं। और फिर तीसरा जो इकोनॉमिस्ट का सबसे फेवरेट मेथड है आप कह लो, वो क्या है, ग्राफ्स। इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई ग्राफ सेव्स 1000 वर्ड्स। एक ग्राफ जो है ना आपको पूरी कहानी बता देता है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है। मैं लड़कों के लिए मिसाल देती हूँ कि भाई लड़के जो है ना वो क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना, आप लोग मैच, क्रिकेट मैच देखते हो ना, आधा मैच निकल गया, बीच से ज्वाइन करा, आपके सामने ग्राफ बना हुआ आता है, पता चल जाता है ना पिछले ओवर्स में क्या हुआ, देखते साथ आपको पूरी पिक्चर नज़र आ गई। किसी ने आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करा 2 घंटे बैठ के, आपको एक ग्राफ देखकर पूरी कहानी समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंस है ग्राफ की कि ग्राफ से 1000 वर्ड्स, एक ग्राफ आपको सारी बातें समझा देता है। तो इसलिए एक समराइज फॉर्म है ये, ठीक है ना, आप बात को समझने की। तो हमने कल एक लॉ, एक थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करी जो इकोनॉमिक्स में बड़ी एक फेमस थ्योरी और बहुत सिंपल थ्योरी है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कोई नई बात नहीं करती, अभी अभी हम एक बात करके आ रहे थे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी का अपनी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स, आपने बताया, ठीक है ना, कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो लोग उसकी डिमांड करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द लोअर द प्राइस ऑफ अ गुड द ग्रेटर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ पे हमारे सामने एक टर्म लिखी हुई है ब्रैकेट में, जिस जो है सेटरस पैरेबस। जैन आप बताओगे ये क्या टर्म है? जैन आप ही है ना, आपका क्या नाम है? मास, सॉरी मास। सेटरस पैरेबस का क्या मतलब है? यार मुझे जो है ना वो शक हो रहा है, तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? नहीं नहीं, क्या मतलब है सेटरस पैरेबस का? तुम अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बता रहे थे कि हम इसी अजम्पशन लेते हैं। बेसिकली सेटरस पैरेबस एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन यहाँ पे क्या है कि हमने कौन सा फैक्टर यहाँ पे चेंज करा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अजम्पशन कह रही है कि यार इस फैक्टर के अलावा कोई भी अदर फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सा कोई अदर फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए? हमने कहा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में डिमांड को इफेक्ट करने वाला फैक्टर सिर्फ प्राइस तो नहीं पढ़ा ना हमने, अभी हमने कितने फैक्टर पढ़े?
कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को इफेक्ट करती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस भी इफेक्ट करती है, सब्सिट्यूट की प्राइस भी इफेक्ट करती है। हमने कहा कि जब हम प्रोडक्ट की अपनी प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देख रहे होंगे तो बाकी किसी भी फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी कल समझाया था, लेकिन जो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा मैं बता दूं तो बेहतर है। मैंने बताया था कि समटाइम ये होता है कि जब आप एक साथ दो फैक्टर्स को चेंज कर देते हैं तो नेट इफेक्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। कैसे, ये भी मैंने कहीं यहाँ लिखा था बाकायदा। ये था, हमने कहीं लिख के समझा था ये बात, या तो मैंने उसी में ही आपको लिखकर समझाया था कि समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रफ बीच में यहाँ कहीं समझा देती हूँ कि आपने बोला यार प्राइस बढ़ गई, साथ साथ आपने एक और फैक्टर चेंज कर दिया। जज़ाकल्लाह, अगर ठंडा पानी मिल जाए ना तो वो ले आना। एक सेकंड मैं इसको फिनिश कर लूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्राइस का बढ़ना हमारी परचेसिंग पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा। एक चीज़ महंगी हो गई तो हम हमारी जो अफोर्डेबल करने की जो पावर है उसको कम हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने एक और बात कर दी, मैंने बोला प्राइस तो बढ़ी बढ़ी, इनकम भी बढ़ गई मेरी। अब ये तो एक अच्छा फैक्टर है, इनकम का बढ़ना तो क्या होगा, हो सकता है मैं उसको अफोर्ड करने के काबिल हो जाऊं। दो ऑपोजिट चीज़ है ना जिनको मैंने एक साथ चेंज कर दिया। नेट इफेक्ट निकालना आसान है, बता सकते हो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, नहीं बता सकते। या तो अनटिल एंड अनलेस कोई आपको ये बताए कि प्राइस कितनी बढ़ी है और इनकम कितनी बढ़ी है, या तो कोई आपको ये बताए कि अभी प्राइस इतने % से बढ़ी है और इनकम इतने % से बढ़ी है, तो आप देखो कि ज़्यादा क्या बढ़ा है, तो शायद आप बता सको, लेकिन वैसे नहीं आप बता सकते। तो मसला आ गया ना यहाँ पे, जब हमने एक से ज़्यादा फैक्टर को एक साथ चेंज करा तो अब हम डिमांड पे इफेक्ट नहीं निकाल पा रहे, ठीक है ना, अब हम कंफ्यूज हो गए। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ये अजम्पशन लेता है कि आप एक टाइम पर जब आप प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देख रहे हो तो बाकी कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि भाई प्राइस तो बढ़ी एक चीज़ की, लेकिन भाई मुझे तो ये चीज़ बड़ी पसंद है, मेरा तो इसका टेस्ट डेवलप है हमेशा से, मैं तो बचपन से यही टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, मैं अपना टूथपेस्ट चेंज नहीं करूँगा चाहे वो जितना महंगा हो जाए, मैं फला सोप यूज़ करता हूँ वो जितना महंगा हो जाए मैं तो चेंज नहीं करूँगा मिस। तो आपने एक और फैक्टर को चेंज कर दिया ना प्राइस के साथ साथ, क्या, टेस्ट को। आप कैसे इफेक्ट निकालोगे? तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि यार जब एक फैक्टर चेंज कर रहे हो आप, जब आप रिलेशन देख रहे हो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, तो कोई अदर फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना आप रिलेशन नहीं निकाल सकते, वरना हो सकता है आपको लगे कि इन्वर्स रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अच्छा, दे दो टेनिस आराम से, वैसे भी तुम लोगों ने ये बात समझी हुई है। अच्छा, जिस तरीके से लॉ समझाया गया है, मैथ्स में हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि भाई एक, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि भाई एक इक्वेशन मैं लिखती हूँ आपकी, y इज इक्वल टू 2x, एक सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या बता रही है, अगर मैं x की कोई वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यही हो रहा है ना, x की हर न्यू वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन सा पढ़ा हुआ इससे पहले, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला नहीं पढ़ा हुआ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से सुन लो।
ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने y इज इक्वल टू 2x, एक सिंपल मैथ्स की इक्वेशन आप स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, ये कोई वो इक्वेशन नहीं है कि भाई कॉलेज लेवल पे और बाद में पढ़ी जाए, ठीक है। ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 2 इंटू 2 y की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो जब x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो बेसिकली जो y है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी और की वजह से डिटरमिन नहीं हो रहा, कम से कम मॉडल में तो वो चीज़ मौजूद नहीं है। हाँ, y की जो वैल्यू है ना वो कौन डिटरमिन कर रहा है, x। तो y क्या है, डिपेंड कर रहा है x पे, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने जो ये स्टेटमेंट पढ़ी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट आएगा, ये स्टेटमेंट मुझे क्या बता रही है, इसमें डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या प्राइस डिमांड पे डिपेंड कर रही है या क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डिपेंड कर रही है। क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आ रहा है। अगर कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना कि व्हाट इफ क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाए तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, आप उसका पहला अगर वो क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ कर रहा है, रिमेंबर दैट, पता चला उसने डिमांड की टर्म यूज़ करी, आप उसको बोल रहे हो आपने गलत सवाल पूछा है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इफ क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाए तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप उससे क्या क्या बोलेंगे, आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका सवाल ही गलत है कि क्वांटिटी डिमांड चेंज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा, मेरी इस बात से आपके जहन में कोई सवाल पैदा हुआ या नहीं, आप लोग बिल्कुल बस मिस ने बोल दिया ठीक है, यार होना चाहिए। अभी तक तुम लोगों की तरफ से मैं ही सवाल करती हूँ और मैं ही जवाब देती हूँ, प्लीज़ तुम लोग, मैंने जो ये बात बोली कि ये क्वेश्चन गलत है, आपके जहन में ये सुन के कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो या आप यू आर ओके विद इट, ठीक है, नो कंफ्यूजन, क्या करें यार। सवाल ये पैदा होना चाहिए कि मिस जब मार्केट में डिमांड चेंज होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी वजह से आता तो है मिस प्राइस पे इफेक्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में रेज होना चाहिए मेरी इस बात बोलने के बाद, ठीक है ना। तो अपने माइंड को ओपन करें भाई। मैं ये समझती हूँ कि अगर बच्चे को एक बात समझ में आ रही है ना तो वो उसको जाहिर लाजमी कन्फ्यूजन क्रिएट होनी चाहिए। कन्फ्यूजन क्रिएट होने का मतलब है कि जो पहले बात बताई है वो क्लियर हो गई है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुई यानी वही क्लियर नहीं हुई तो सवाल क्या पैदा होगा आपके जहन में, ठीक है ना। तो मैंने आपसे यहाँ पे एक बात बोली, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ डिमांड हमें दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमें दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। कौन से दो वेरिएबल्स, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विद इट्स क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे मैं बहुत केयरफुल होके एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, क्वांटिटी डिमांड। कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, डिमांड टर्म नहीं यूज़ कर रही मैं। आप लोगों को लगेगा क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है, पर एक ही बात नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई प्राइस क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे मॉडल आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको बता रहा है कि भाई प्राइस किसी वजह से चेंज नहीं हो रही है, प्राइस की वजह से कोई चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। जाहिर है जब क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डिपेंड कर रही है तो क्वेश्चन हमेशा इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, और प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि डिमांड के चेंज होने से भी तो प्राइस पे इफ़ेक्ट आता है, तो उसको मैं इस टाइम पे एक बात बोलूँगी, वो आगे बढ़कर आपकी कन्फ्यूजन मुकम्मल क्लियर हो जानी है कि इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी डिमांड और डिमांड इन दोनों टर्म्स में क्या है, डिफरेंस है।
जनरली हम समझे यार कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है या कितनी डिमांड कर रहा है, एक ही तो बात है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करा है। कैसे? जब आप अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आ रहे हैं तो आपने तकरीबन 6-7 डिटर्मिनेंट्स पढ़े। पहला डिटर्मिनेंट क्या था? प्राइस। प्राइस के चेंज होने से जब भी डिमांड पे इफेक्ट आता है तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर प्राइस नहीं चेंज हो रही, इनकम चेंज हो रही है या कोई अदर फैक्टर चेंज हो रहा है तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करते हैं? डिमांड। ठीक है। और जब आपकी किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है तो मार्केट में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्या? या तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं? शॉर्ट हो गई भाई फला चीज़ मार्केट में, या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टेज या सरप्लस की वजह से प्राइस पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। ठीक है ना? लेकिन वहाँ पे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ठीक है, यानी अभी आप लोगों को शायद ना क्लियर हो पा रहा हो, आगे बढ़ के क्लियर करेंगे, लेकिन अभी मैं एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन सही है पूछना कि डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन करेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना कि क्वांटिटी डिमांड के बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी और की वजह से चेंज हुआ है। ठीक है ना? तो और ये चेंज ही किसकी वजह से होता है? हमेशा प्राइस की वजह से। अब कितनी अजीब बात है, मैं बोलूँ प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो गई और क्वांटिटी डिमांड के कम होने से भी प्राइस कितनी बढ़ गई। तो आपने बोला भाई एक चीज़ रखो ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में एक कॉज होगा दूसरा इफेक्ट है ना। तुम कभी उसको कॉज बना दो तो कभी उसको कॉज बना देते हो, एक ही डायरेक्शन में इफेक्ट जा रहा है। ठीक है ना? चलें, सोच जिसको नहीं समझ में आया वो बोले कि मिस तो समझे कि मिस ने कुछ समझाया ही नहीं, उसको आगे क्लियर हो जाएगी ये बात। अभी हम आगे ये बात करने जा रहे हैं, लेकिन शायद आपको एक बात का आइडिया हो गया हो कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट पीस ऑफ केक। ठीक है? इकोनॉमिक्स जो इंटर तक हम समझते आ रहे होते हैं ना कि एक बड़ी अफवाह इकोनॉमिक्स के हवाले से रट्टे वाला सब्जेक्ट, और एक तरीके से इंटर के स्टूडेंट्स के लिए रट्टे वाला सब्जेक्ट ही है। तो ये इंटर में हर कोई इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करता है? 5 ईयर से। 5 ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं, वो याद कर लो, जाके पेपर दे दो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। यहाँ की तो ये कहानी ही नहीं है, इसलिए हमें सीए में आने से पहले इंटर को भूल जाना है कि इंटर में जो तरीक़ेकार था उसको फॉलो करके आप सीए में क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ये बात समझी कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। हमने कहा ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गई ना, अब टेबल की फॉर्म में अगर मुझे ये चीज़ बतानी है तो कैसे बताऊँगी? तो बहुत सिंपल है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड का टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल में कोई दूसरी दुनिया की बात तो नहीं करेंगे ना, यही बात करेंगे ना। कैसे? आपने बोला हम 2 कॉलम्स बना देंगे, एक कॉलम हम बना देंगे प्राइस का और दूसरा कॉलम किसका बना देंगे? टेबल में दिखाना क्या है भाई? यही इनवर्स रिलेशन दिखाना है, लेकिन फिगर के थ्रू दिखाना है। तो आपने बोला व्हाट इफ प्राइस 1 2 3 4 5 है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो क्वांटिटी डिमांड मस्ट बी डिक्रीजिंग। ठीक है ना? कैसे? 50 40 30 20 10। क्या मिस ये फिगर्स यूज़ करना, यही फिगर्स यूज़ करना ज़रूरी है? नो, आप कोई सी भी फिगर यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो फिगर मैंने यूज़ करी आपने इसी को फॉलो करना है, लेकिन आपने क्या दिखाना है? इनवर्स रिलेशन। अगर आप प्राइसेस को 5 4 3 2 1 ले रहे हैं, यानी आप प्राइस को डिक्रीज करता हुआ दिखा रहे हैं, तो डिमांड को क्या करते हुए दिखाएंगे? इंक्रीज होता हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशन है। जो स्टेटमेंट में बात हुई है टेबल भी वही चीज़ आपको दिखाएगा। टेबल सिर्फ आपको फिगर के थ्रू वो बात बता रहा है, कोई नई बात उसमें ऐड नहीं करनी है आपने। अच्छा, मैंने इन लोगों को एक काम दिया था, मैंने कहा था कि आपने इस टेबल को यूज़ करके ग्राफ बनाना है। इब्राहिम, ग्राफ कैसा बना? इधर आ, प्लॉटिंग देखो। समझ गई तुमने क्या किया? ये प्राइस क्या प्लॉट करी है तुमने?
9 प्राइस कहाँ थी? तुमने 9, 10, 11, 12 लिए? 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा, तुमने प्राइस बढ़ाते हुए दिखाई है, सही है, उसमें कोई मसला नहीं है, मैं समझ गई। मैंने खुद से इसलिए बोला था कि ताकि अब जब मैं आपको करेक्ट करूँगी ना तो याद रहेगा आपको। स्ट्रेट से क्या मतलब है यार? सही है, ठीक है। प्लॉटिंग आपने क्वांटिटी डिमांड की क्या करी है? ओरिजिन से कैसे स्टार्ट हुई हो? नंबर्स क्या लिए हैं? सही है, ठीक है। प्राइस के? सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाया है। हाँ, मतलब कैसा बन रहा है मुझे कर्व दिखा देना थोड़ा सा। ये आपके पास कर्व कैसे बन के आ गया? इनवर्स रिलेशन है, नहीं, इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल ठीक है, पर कर्व कैसे बना भाई आपका? इस वजह से, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है, चल आपको भी करेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, इसको मुझे बताना है आज। हाँ, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कहलाता है ना एक तरीके से, ये सही है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ क्यों मैंने बनाने को दिया था? क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग मिस्टेक करें, तो जब मैं आपको करेक्ट करूंगी तो वो फिर आपको हमेशा याद रहेगी। ग्राफ बनाने के कुछ तरीक़ेकार हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी सवाल को एड्रेस करूंगी। इन्होंने कहा कि मिस प्राइस एक्स एक्सिस पे नहीं आना चाहिए। इन्होंने क्यों ये सवाल करा? अगर किसी को थोड़ी सी भी मैथ्स याद है तो उसके लिए ये सवाल बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने ये सवाल करा। मैथ्स का एक रूल है हमेशा का, मैथ्स हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करती है। अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी ना, y इज इक्वल टू 2x, उसमें मैंने क्या बोला था कि x क्या है? इंडिपेंडेंट, और इसको तो हम कहते ही एक्स एक्सिस हैं। x वैल्यूज हमेशा यहाँ प्लॉट होती हैं, ठीक है। अब प्राइस जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको यहाँ प्लॉट होना चाहिए था ना। इसके दो आंसर्स हैं, मैं सोच रही हूँ कौन सा दूँ। असल में ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये एक दूसरे लॉ से निकला था, और वो लॉ आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर 2 के एंड में उससे कुछ थोड़ी बहुत जो है ना उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट, वो लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको याद ही नहीं रखना, मुश्किल नाम है, आपको याद नहीं रखना। आईकेप ने, मैंने आपको बताया था ना, एक चैप्टर ओमिट कर दिया जब कैफ से पहले इकोनॉमिक्स कैफ में पढ़ाई जाती थी, इसका लेवल ऊपर था। आईकेप ने ये कुछ सालों से, जब ये एएफसी से पीआरसी आया तो आईकेप ने इसका लेवल नीचे कर दिया। अभी एमसीक्यूज बेस्ड आता है। पहले इसका चैप्टर था कंज्यूमर्स का, अब ख़त्म कर दिया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल कंज्यूमर बिहेवियर को बताती है। वो कहती है भाई हम इंसानों का एक बिहेवियर है, और उसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँ, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है ना उस चीज़ की कदर नहीं होती है हमें, और जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी उतनी कदर होती है हमें। अच्छा, कदर से क्या होता है? जो चीज़ कम है ना उसकी कदर जब ज़्यादा है, हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा होती है ना, बोलते हैं यार ये तो मुफ्त में भी मिल जाए बस ले लेंगे, ठीक है ना, कम से कम देना चाहेंगे उसके लिए। उससे क्या होता है, लॉ में बताते हैं कि यार देखो होता ये है कि एक चीज़ है जो आपको सिर्फ एक यूनिट आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल आप घर जाते हैं और आप जो है ना वो पानी की बोतल लाना आज भूल गए, आपको पूरे रास्ते आप पानी नहीं पी सके, शदीद गर्मी में आप घर पहुँचे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल मिसाल है जो दी जाती है इसमें। आपको बहुत प्यास लगी है, आपने, अगर आपकी सिस्टर्स हैं तो आप उनसे, अपनी छोटी बहन को आपने बोला यार मुझे ज़रा पानी पिला दो, अब वो तंग करती है आपको, बोलती है यार भैया आप देंगे पैसे तो दूंगी वरना तो नहीं दूंगी मैं पानी। अब अगर वाकई में उसकी चल जाए तो आप उस एक गिलास पानी के लिए ना मैक्सिमम पे करने को तैयार हो जाएंगे।
जब प्यास लगती है ना सही मानों में, तो प्यास के आगे लोग अपनी जायदादें भी बेच सकते हैं। भाई एक बंदा प्यासा मर रहा है, कुछ भी दे देगा ना वो, यार अभी तो पानी का गिलास मिल जाए भाई, जिंदा रहना है, ठीक है ना। तो उस फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर की इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत होगी और आप उसके लिए मैक्सिमम पे करने को तैयार हो जाएंगे। आपने बोला यार इसके लिए मैं हाईएस्ट पे करने को तैयार हूँ, ठीक है। आपको एक गिलास पानी का मिल गया, आपने पी लिया, प्यास बुझ गई थोड़ी सी, पूरी नहीं बुझी लेकिन हाँ थोड़ा सहारा हो गया। अब आपको दूसरा ग्लास पानी का ऑफर किया गया, क्या दूसरे ग्लास के लिए उतना ही पे करोगे जितना पहले के लिए पे किया था? कभी भी नहीं। उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है ना, अब ज़रूरत कम हो गई है। आप उस दूसरे क्लास के लिए बोलोगे कि यार मैं इतना तो नहीं, मैं इतना देने को तैयार हूँ। लेट्स से मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया हुआ है ना, तीसरे क्लास के लिए उससे कम दोगे। एक पॉइंट आएगा जब ऑब्वियसली एंड हो जाएगा, बस अब नहीं चाहिए यार, बस पी लिया, प्यास बुझ गई, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि क्वांटिटी, ये लॉ, जब ये पहले लॉ से फिर ये लॉ ऑफ डिमांड निकला था ना, इस लॉ से लॉ ऑफ डिमांड निकला था। तो जब आप इस लॉ को पहले एक्सप्लेन किया गया, तो इस लॉ में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो प्राइस है। पहले मैं क्या बता रही हूँ आपको, क्वांटिटी। अगर आपको पहला ग्लास पानी का दिया जाता है तो वो फर्स्ट वो क्वांटिटी डिटरमिन कर रही है कि आप कितना पे करोगे। तो ये जो लॉ है, जब इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया तो इस लॉ के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? प्राइस। क्वांटिटी आपको गिवन दी जा रही है, क्वांटिटी आपको दी जा रही है ना कि आपके पास पहला ग्लास पानी का है, और फिर वो पहले ग्लास वो क्वांटिटी डिटरमिन कर रही है कि आप उसके लिए ज़्यादा पे कर रहे हो या कम पे कर रहे हो। वो चीज़ अगर कम दी जा रही है तो आप ज़्यादा पे करने को तैयार हो, ज़्यादा दी जा रही है तो आप उसके लिए कम पे करने को तैयार हो। और फिर इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से ही लॉ ऑफ डिमांड निकला आपका। तो इसी वजह से, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, तो उस वक्त से हम प्राइस को हमेशा कहाँ प्लॉट कर रहे होते हैं? वर्टिकल एक्सिस पर, और डिमांड को प्लॉट कर रहे होते हैं, क्वांटिटी डिमांड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, क्योंकि उस लॉ से लॉ ऑफ डिमांड डिराइव हुआ था। तो जब से ये ट्रेडिशनल, आप इसका सिंपल जवाब अगर किसी को देना है, अगर कोई आपसे सवाल पूछे और आपको ये सारी बातें याद नहीं रहती, तो आप उसको सिंपल जवाब दे सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। अब एक होता है ना, फला चीज़ का एक ट्रेडिशन बन गया है कि इकोनॉमिक्स अब हमेशा हमेशा प्राइस जब भी आती है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्राइस हो, सिर्फ गुड्स की प्राइस तो नहीं होती है ना, लेबर की भी एक प्राइस है ना। क्या लेबर को आप क्या प्राइस देते हो? वेजेस, सैलरीज। कैपिटल की भी एक प्राइस पढ़ी थी हमने, क्या? इंटरेस्ट। जब भी किसी चीज़ की प्राइस आएगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्राइस हो, वो हमेशा कहाँ प्लॉट होगी? वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये अब इकोनॉमिक्स में कॉमन प्रैक्टिस बन गई कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस लोगे आप या कॉस्ट लोगे आप, तो वो हमेशा कहाँ प्लॉट करोगे? वर्टिकल एक्सिस पर। बस ठीक है। अब पहली बात हमने समझ ली। अब जो मुझे मिस्टेक्स दिखी, और वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे उन बातों को क्लियर करना था। हमने कहा कि हम वैसे तो 2 डायमेंशनल ग्राफ से भी 3 डायमेंशनल ग्राफ भी होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम इकोनॉमिक्स में 2 डायमेंशनल ग्राफ ही फॉलो करेंगे। 2 डायमेंशनल मतलब 2 एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जहाँ ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सिस पर आपने जो भी वेरिएबल प्लॉट करा है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ओरिजिन पे दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं? 0। जब 0 होती है तो इसका मतलब है जब भी आपको कोई टेबल दिया जाएगा, मुझे टेबल दिया गया कि प्राइस मेरे पास वैल्यूज आ रही है 1 से लेकर 5 तक, तो मैंने जब प्लॉट करना स्टार्ट करना है तो 5 से प्लॉट करूंगी या 1 से प्लॉट करूंगी? 1 से। स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जाते हैं आप। जब क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करूंगी तो 50 से 10 पे जाऊंगी या 10 से 50 पे जाऊंगी? 10 से 50 पे जाऊंगी। नंबर 1 रूल, स्मॉल वैल्यू से ज़ाहिर है जब 0 से स्टार्ट ले रहे हो तो छोटी वैल्यू आएगी ना, उसके बाद 0 के बाद 50 नहीं आएगा, 0 के बाद 10 आएगा पहला, अकॉर्डिंग टू टेबल। पहली बात आपने याद रखनी है, ठीक है, जो आपकी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ग्राफ सही नहीं बना। दूसरी बात, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज एंड डिस्टेंस along the same axis should be same।
दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंस एंड डिस्टेंस शुड बी सेम। अगर आप कह रहे हैं कि इन सब के दरमियान कितना डिफरेंस लिया हुआ है आपने, इन सब वैल्यूज़ के दरमियान कितना का डिफरेंस है, 10 का, 50 से 40 के दरमियान भी 10 का डिफरेंस है, 40 से 30 के दरमियान भी 10 का डिफरेंस है। तो जब आप 0 के बाद 10 लिखेंगे ना, मैंने कितना डिस्टेंस दिया, समझो आप कह लो 2 बॉक्सेस का मैंने अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, मैंने 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस दिया, तो मैं ये शो कर रही हूँ कि 0 से 10 के दरमियान का मैंने 2 बॉक्स का डिस्टेंस लिया। अब जब मैं 10 के बाद 20 प्लॉट करूँगी ना, तो मैं 20 यहाँ प्लॉट नहीं कर सकती। अब मेरे पास तो क्योंकि वो ग्राफ के जो पेपर्स आते हैं वो नहीं है, वरना उसमें तो बाकायदा आपको वो दी हुई होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो आपने एक रूल फॉलो करना है ना। रूल कह रहे हैं यार ये तो इलॉजिकल सी बात हो गई है कि आप बोल रहे हैं कि भाई 0 से 10 के दरमियान इतना, यानी आपने लिया हुआ होगा ना 1 2 3 4 5, एक बॉक्स में आप कह रहे हैं कि 5 तक वैल्यूज़ आ रही हैं, दूसरे बॉक्स में 5 तक वैल्यूज़, तो फिर 10 के बाद एक ही बॉक्स में 20 कैसे आ गया, नहीं आ सकता, ये आपकी गलती है, ठीक है। तो 10 के बाद यहाँ आएगा 20, ठीक है, फिर अगेन उतना ही डिस्टेंस लेंगे 30, क्योंकि डिफरेंस सेम लिया हुआ है मैंने, तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा भी टेबल आने वाला है आगे जिसमें डिफरेंस ज़रूरी नहीं हो कि हर दफ़ा 10 का ही हो, उसमें क्या करना है, फिर वो जब आएगा ना फिर उसमें हम करेंगे, लेकिन आपने डिफरेंस और डिस्टेंस का ख्याल रखना है, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया, बस अब ग्राफ में कुछ बचा ही नहीं है। मैंने प्राइस भी मैं बोला कि चलो मैं 2 बॉक्सेस का ही डिफरेंस ले लेती हूँ। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है, क्या मैंने एक्स एक्सिस पर 2 बॉक्स का डिफरेंस लिया तो वाई में भी 2 बॉक्स का डिफरेंस लूँ, नहीं, अलॉन्ग द एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस ले रहे हो वाई में भी उतना ही डिस्टेंस लेना है, मैं एक बॉक्स का भी, लेकिन फिर उस एक बॉक्स अलॉन्ग द एक्सिस एक बॉक्स रहना चाहिए डिस्टेंस, बस ये आपने फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि हमारे पास बड़ा ग्राफ बने विजिबल सा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके उसको थोड़ा बड़ा बनाना चाह रही हूँ, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। चलें, इट्स ओके, मेरे पास जगह है, बना लेंगे। अब आ गया, अब क्या करना है, आपने टेबल देखते रहना है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखती रहना है। भाई आपने बोला भाई जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांड 50 है, तो तरीका क्या है कि आप 1 से आगे जाएं और 50 से ऊपर आएं। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये मैं क्या बना रही हूँ भाई, तो ये डैश लाइन कहलाती हैं, ठीक है, डॉटेड लाइंस कहलाती हैं, ये एक रिप्रेजेंटिंग का तरीका है, इसके बगैर भी ग्राफ बन जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ को में ये डॉटेड लाइंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। मैं आपको बगैर इसके भी बता सकती हूँ ना, मैं तो इतने सालों से इकोनॉमिक्स से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन जब मैं डॉटेड लाइंस बना रही हूँ तो क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी बनाएं। तो आपने एक्सपर्ट बन के बगैर डॉटेड लाइंस के साथ ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है, क्या आ गया समझ में। आप सब में सबसे ज़्यादा नहीं, वैसे आप सब में इस वक्त एक्सपर्ट कौन कंसिडर किया जाएगा, मैं बना रही हूँ ना डॉटेड लाइंस इस वजह से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा बनाएं, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब वो कौन बनाए इतना, तो वो डायरेक्ट पॉइंट लेंगे बना देंगे। कोशिश करें जब मैं एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ तो उसको फॉलो करें, हर सब्जेक्ट के तरीक़ेकार होता है ना, हम उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं। चलें, तो इस तरीके से मेरे पास कुछ 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने टेबल में ही इतनी वैल्यूज़ ली हैं, तो मेरे पास 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप लोग बना लें, जो आज भी जिन्होंने ज्वाइन करा है, आपको सिर्फ बैठना नहीं है, आप ये बनाएं। आपसे मैं ये जो नोटिंग कर रही हूँ ये शेयर कर दूँगी, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 पॉइंट्स। क्या मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, नहीं, इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन भी तो करना है ना। जब हम इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अब आप देखिएगा कि अब कर्व नहीं आ रहा होगा। अच्छा, कर्व तो कहते, कर्व का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स। कर्व कैन बी लीनियर एंड कैन बी नॉन लीनियर। तो कर्व तो आ रहा है पर लीनियर कर्व आ रहा है, आपका नॉन लीनियर बन रहा है। डिमांड कर्व नॉन लीनियर भी बन सकता है,
ठीक है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा एक ग्राफ में पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं डायरेक्ट नॉन लीनियर पे नहीं आऊँगी, क्योंकि उसके पीछे की थोड़ी सी लॉजिक्स डिफरेंस हो जाती हैं। तो मैं जो है वो आपके सामने कि एक लीनियर कर्व बना रही हूँ। जब भी मैं आपसे पूछूँ ना ग्राफ कैसा बना, तो कभी भी मुझे एक जवाब नहीं मिलना चाहिए, ये कौन सा, मिस स्ट्रेट लाइन बना। आप बोलिएगा मिस लीनियर बना, साथ ही साथ डाउनवर्ड बना, अपवर्ड बना, क्या मतलब लीनियर में भी कैसा बन रहा है ना, लीनियर में भी तो 4 तरह के कर्व्स आ सकते हैं आपके पास, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके पास कैसा कर्व बनकर आ रहा है। तो अक्सर होता ये है असल में कि जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना कि ये डिमांड कर्व है, वैसे तो हम डिमांड कर्व को पूरा डिमांड कर्व लिखना ज़रूरी नहीं है, हम बस कैपिटल डी से शो करते हैं, और यहाँ कैपिटल डी लिखना, वहाँ कैपिटल डी लिखना, कर्व के इधर डिमांड कर्व लिखना कुछ ज़रूरी नहीं है। लाइन के एंड में जहाँ आप कैपिटल डी लिख दे, जिसको इकोनॉमिक्स आती है ना वो देखकर उसको समझ जाएगा कि आपने डिमांड कर्व बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बोलते हैं मिस ये कर्व कैसे बोल रही हैं आप, ये कर्व नहीं है, तो वो मैंने जवाब दे दिया, कर्व की डेफिनेशन क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स है कर्व तो, ठीक है। कर्व के अंदर 2 तरह के कर्व होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, तो मैंने यहाँ पे एक लीनियर कर्व बनाया। ग्राफ में जो आपको डिमांड कर्व दिखेगा वो नॉन लीनियर है। वो मैंने ऐसा क्यों बनाया इसको भी मैं दोबारा से थोड़ा बता दूँगी, पहले आप लोग इसको अच्छे से रिलैक्स होके बनाएं ज़रा। मतलब तो आपने तो इसका मतलब ये कि वो नॉन लीनियर बनेगा आपका कर्व। आप मतलब देखो भाई, अभी हमने जो टेबल में वैल्यूज़ ली है ना उसमें हमने डिफरेंस सेम रखा है, यानी हमने स्लोप को कांस्टेंट रखा है। अगर मैं अगर स्लोप कांस्टेंट ना हो तो नॉन लीनियर बनेगा ऑब्वियसली, तो नॉन लीनियर बनेगा। नॉन लीनियर तो भी आप वेट करें, ऐसे ऐसे नॉन लीनियर कर्व आने वाले हैं। अभी एक ही ग्राफ में ऐसे कर्व बनेंगे मल्टीपल स्लोप होंगे, एक से ज़्यादा स्लोप का कर्व बनेगा, जिग जैग बन रहा होगा। पर स्टार्ट यहाँ से है ना, बेसिक यहाँ से है। जिसकी बेसिक स्ट्रांग होगी ना उसको आगे आप सांप जैसी शक्ल की भी ग्राफ दे देंगे ना तो वो परेशान नहीं होगा, उसको पता है कि मैंने इसको कैसे रीड करना है। लेकिन जो यहाँ वीक होगा ना वो आगे भी वीक ही रहेगा फिर। देखो करने को तो ना आप बहुत कुछ कर सकते हो, बात ये है कि मैं जो तरीका आपको बुक्स में दिखेगा ना वो ये दिखता है, करने को तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ करे या वो भी नहीं करे, कर लिए? कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है? अब जब आप चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ करना सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हम एक स्टेप आगे आ गए। अभी मैं आप देख लेती हूँ फाइल, शायद अभी आप जितना आपने पढ़ा है इतने एमसीक्यूज़ आप ना सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि अभी हमने बहुत ही बेसिक अभी चैप्टर 2 का पढ़ा है। लेकिन जब आप चैप्टर 2 सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप सही मानों में स्टार्टिंग हो गई है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स माइक्रो में फंसते हैं ग्राफ के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राफ में अभी आगे यहाँ तो नहीं, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना, जब तक स्लोप कांस्टेंट है जब तक ज़िंदगी सुकून में है। जब स्लोप वेरी करना शुरू कर देता है ना, तो अभी मैंने पता है आपको क्या बताया है कि जब स्लोप कांस्टेंट है तो मुझे सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है कि प्राइस का डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब ये स्लोप वेरी करेगा तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इन्वर्स रिलेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ उसका रेट क्या है। प्राइस बढ़ने से डिमांड जो कम हो रही है वो इस इंक्रीजिंग रेट से हो रही है या डिक्रीजिंग रेट से हो रही है, उसकी अपनी एक थ्योरी है। अभी तक थ्योरी एक ही है, सीधी,
इन्वर्स रिलेशन को एक्सप्लेन करने वाली, फिर वो दो थ्योरीज आ जाएंगी, थ्योरी के पीछे थ्योरी, तो वो वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात कोट कर दूँ कि जब आप बुक रीड करोगे तो आपको बुक में डिमांड कर्व जो है वो नॉन लीनियर कर्व की शक्ल में दिखेगा। अक्सर स्टूडेंट्स में परेशान होते हैं कि मिस आपने लीनियर बनाया है, बुक में डिमांड कर्व ऐसा बना हुआ है, तो ये क्यों, आपने ऐसा क्यों नहीं पढ़वाया? ठीक है, तो मैं बता दूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई देखें आप परेशान ना हो। इकोनॉमिक्स में कुछ कर्व्स ऐसे हैं कि अगर वो नॉन लीनियर हैं तो वो नॉन लीनियर ही हो सकते हैं, उनको आप लीनियर अगर आपने कर दिया तो पूरी थ्योरी जो है वो आप ख़राब हो गई आपकी। यानी एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे पीपीएफ, अब वो ऐसा है, उसका कर्व ऐसा ही होना चाहिए, अगर आपने उसको ऐसा कर दिया पूरी थ्योरी ख़राब। लेकिन डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप उसको नॉन लीनियर को लीनियर बनाते हो तो उससे थ्योरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बस सिंपल कर दिया। अब आप इसको खुद से समझ सकते हो, क्या हर दफ़ा अगर प्राइस 1 से बढ़ रही है तो ज़रूरी है कि डिमांड 10 से ही कम हो? हमने बोला नहीं, ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है, हो सकता है। तो हमने सिंपल करने के लिए हमने बोला भाई पहला ग्राफ बना रहे हो ना, अगर पहले ही ग्राफ नॉन लीनियर बना दोगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो फर्स्ट ग्राफ शुड बी लीनियर, लीनियर से स्टार्ट लेते हुए नॉन लीनियर की तरफ जाएंगे हम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जो बुक में ग्राफ बना हुआ है उसमें आपको दिखेगा कि जो टेबल दिया हुआ होगा उसमें हर दफ़ा डिमांड 10 से नहीं चेंज हो रही होगी, पहले 10 से डिक्रीज़ हुई, फिर 8 से डिक्रीज़ हुई, फिर हो सकता है 6 से डिक्रीज़ हुई, इस वजह से वो नॉन लीनियर बन रहा है। आप उसको भी बना के देख सकते हो, नॉन लीनियर आपके पास बन के आ जाएगा। लेकिन इससे डिमांड कर्व की थ्योरी पे कोई फ़र्क, क्योंकि डिमांड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। मेरे लीनियर कर्व बनाने से क्या ये थ्योरी गलत हो गई? नहीं। तो जब तक थ्योरी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब तक आप काम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। जहाँ थ्योरी पे फ़र्क पड़ने लग जाए वहाँ मसला आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कुछ बच्चे इसको उल्टा भी देखना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत देखिएगा इसको, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा कब बनकर आएगा? जब दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इस वजह से आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन के आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि हमने इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ग्राफ बनाते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? समझ में आ गया कैसे ग्राफ बनाते हैं? ठीक है, तो हमारी ये स्लाइड हो गई आज, और हमने इस स्लाइड को भी कवर कर लिया। मैं अभी भेज दूँ यार, मैं बाद में भूल जाती हूँ तुम लोगों को भेजना, मैं स्लाइड्स भेज दूँ आप लोगों को। और प्लीज़ जिन्होंने न्यू ज्वाइन करा है, अगर आप लोगों का इरादा है कि आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये अभी तक डेमो चल रहा है ना, डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ अगर आप बिल्कुल सोच के आ गए हैं कि भाई हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्लासेस मिस मत करिएगा। अब ऐसा नहीं आज आपने क्लास ली, कल आप गायब हो गए, फिर आप परसों आ रहे हैं, ये वाला काम मत करिएगा। क्योंकि आज तो मैंने आप लोगों को कल का रिपीट कर दिया क्योंकि मुझे आप लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना था, लेकिन अगर आप परसों आएंगे तो फिर मैं कल का रिपीट नहीं करूँगी, और फिर आपको खुद फील होगा कि आप बैठे हुए तो होंगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि अगर मैंने कल का रिपीट नहीं करती तो आज आपको समझना मुश्किल होता। ठीक है, क्योंकि लिंक है, हर कॉन्सेप्ट का एक दूसरे से लिंक है। तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिएगा। इन केस कि आपकी किसी मजबूरी की वजह से क्लास मिस हो जाती है कि आप इस टाइम क्लास नहीं ले सकते, आपको कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो कोशिश करिएगा कि, क्योंकि उसी दिन रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है,
ठीक है, अभी तो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, फिर पोर्टल पे अपलोड हुआ करेगी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि बस अब बोल दिया कि कल से यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी तो अब रजिस्ट्रेशन आपने उसके बाद ही करवानी है, फिर पोर्टल मिलने में देर हो जाती है, फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही होती, फिर स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं मिस अभी तक पोर्टल नहीं मिला, तो फिर इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए। तो ये सारे जो मसले हैं ना पहले से ही सॉर्ट कर लें अपने, ठीक है ना। तो किसी दिन की अगर क्लास मिस हो जाए किसी अर्जेंसी की वजह से, आपने कोशिश करनी है फ़िज़िकल क्लास लें आकर, ये सबसे बेस्ट है। फ़िज़िकल नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लास लें घर में बैठकर। ऑनलाइन नहीं ले सकते अगर किसी भी इमरजेंसी की वजह से, तो आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग देखकर आनी है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग की एक फैसिलिटी दी गई है किसी मजबूरी के अंदर, वो आपने उसी के ऊपर रिलाई नहीं करना, वो किसी इमरजेंसी में ही आपने छोड़ देना है। मैं इस वक्त ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में हो जो हमारा सिंपल सा ग्रुप है पीआरसी का? नहीं हो आप लोग? आप भी नहीं हो? अच्छा, तो यार इन लोगों का नंबर लेके इन लोगों को लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो, क्योंकि उसमें हो गए तभी तो तुम लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब मैं शेयर कर पाऊँगी। फ़िलहाल मैं शेयर कर रही हूँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए। क्लास में यहाँ पे बस एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि उसको मिस ना करें। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है? ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे रिदा ने भी मुझे, रिदा मेरे पास जो है ना अभी सिर्फ एक जनरल ग्रुप, ये क्या नाम है इसका, बिकम अ सीए पीआरसी का ना, है ना, यही है, तो मैं उसके अंदर ही शेयर कर रही हूँ। वैसे चले मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर देती हूँ दोबारा से, मैंने पहली क्लास में भी अपना नंबर शेयर करा था। तो लंबी चौड़ी बातों को छोड़ के आप ऐसा करो, मेरा नंबर नोट करके मुझे अपना नाम और बता दो कि भाई, तो मैं आपको वो लिंक ग्रुप का शेयर कर दूँगी, फिर एक साथ ही डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगी। और आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पूरी के मेरे कुछ लास्ट डेज थोड़ी बिज़ी चल रहे थे, तो मैं ड्राइव पे भी अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को एक ड्राइव का लिंक मिल जाए, वहीं पे मैं अपलोड करती रहूँ सारे डॉक्यूमेंट्स। रिदा आपने अपना नंबर शेयर किया था मुझसे? नहीं किया? चलें आप मुझे मैसेज कर दें, मेरे पास आपका आ जाएगा नंबर पे, ठीक है जी। तो क्लास यहाँ एंड हो गई है, आप लोग ब्रेक ले लें, जाना चाहते हैं, कुछ बैठना चाहते हैं, ठीक है।